तो देखो गाइस, अपन ने क्या किया, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन को पढ़ लिया, ठीक है। और ये जो ग्राफ था इसके साथ ऐसे हमने समझ लिया कि जब दाब की वैल्यू कम होगी उस समय जेड का मान क्या होगा, और दाब की वैल्यू जब ज़्यादा होगी उस समय जेड का मान क्या होगा। इतना सब कुछ समझने के बाद में अब मैंने जो कहा था ना कि जो गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन होता है वो क्यों होता है, इस चीज़ को अपन समझते हैं। तो आप हेडिंग डालो, गैसों का आदर्श व्यवहार से गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण है। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण, ठीक है भाई। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण, देखो क्या होता है, पहले समझ देता हूँ फटाफट, फिर आपको लिखवा देता हूँ। जो गैसें होती है वो आदर्श व्यवहार से क्यों विचलन प्रदर्शित करती है। तो हमने क्या कहा था कि वे गैसें जो सभी ताप और दाब पर, वे गैसें जो सभी तापों पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, क्या कहलाती है, आदर्श गैसें कहलाती है, ठीक है। और जो KTG आपका दिया गया था वो किसके ऊपर वैलिड था, आदर्श गैसों के ऊपर वो क्या था, वैलिड था। तो आगे देखो, जो KTG है उसने क्या कहा, हमने कहा था कि जो KTG है उसके दो पोस्टुलेट ऐसे थे जिनमें उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। अब उस गड़बड़ को अपन प्रूफ करते हैं कि उन्होंने क्या गलती की थी, ठीक है। तो सुनना, जब हम वास्तविक गैसों के लिए, जो वास्तविक गैसें होती है वो सभी तापों पर किसको फॉलो नहीं करती है, आदर्श गैस समीकरण को फॉलो नहीं करती है। तो कब करती है, LPHT पे, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही वास्तविक गैसें जो होती है वो किसका पालन करती है, आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। याद रख लेना अच्छे से, किस पर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही वास्तविक गैसें, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही जो वास्तविक गैसें हैं वो किसका पालन करती है, आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। लेकिन जो आदर्श गैसें होती है वो तो सभी ताप पर, किसी भी ताप पर PV बराबर nRT का पालन करती है। तो सुनो, जो अपना जो दूसरा जो पोस्टुलेट था क्या था, दूसरा पोस्टुलेट क्या था कि जो KTG थी उसने ये कहा था कि जो गैस के कण होते हैं उनका आयतन संपूर्ण पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, ठीक है। गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। तो समझो, तो देखो उन्होंने क्या कहा था ना, जो दूसरा पोस्टुलेट था वो क्या कहा था, गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। तो आप ये जो उन्होंने कहा था ना कि गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में तो ये बात ठीक है, ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में तो ये बात ठीक है कि गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ठीक है ना। ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। लेकिन जब ताप और दाब का मान सामान्य नहीं हो उस समय क्या होगा, तो ये कहा जाता है कि ताप और दाब के सामान्य परिस्थितियों में ये बात सत्य है, उस टाइम पे जो गैसों का जो आयतन होता है वो 0.014% होता है। सामान्य ताप और दाब पे, ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में लिख रहा हूँ मैं, ताप व दाब की सामान्य परिस्थितियों में, ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में गैस का जो आयतन है वो कितना होता है, 0.014%। देखो पहले भी 0 आ गया, फिर पॉइंट के बाद में भी 0 आ रहा है, तो ये क्या है, लगभग नगण्य तो है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में जो गैस के जो कण होते हैं उनका आयतन कितना होता है, 0.014%। तो हम ये कह सकते हैं कि ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में बात सत्य है
कि गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य। 0.014% ये नगण्य नहीं है। लेकिन जब हम दाब को 1000 गुना बढ़ा देते हैं, जब हम दाब को लगभग 1000 गुना बढ़ा देते हैं, ध्यान रखना, जब हम दाब को लगभग 1000 गुना बढ़ा देते हैं तो गैस के कणों का जो आयतन है, गैस के कणों का आयतन कितना हो जाता है, लगभग 14% हो जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जिसे नगण्य नहीं मान सकते, जिसे नगण्य नहीं मान सकते। ध्यान रखना भाई। केटीजी ने क्या कहा था? केटीजी ने ये कहा था कि जो आपकी आदर्श गैसें होती है, केटीजी किसके ऊपर वैलिड है? आदर्श गैसों के ऊपर। तो केटीजी ने ये कहा था कि आदर्श गैसों के लिए गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। तो हमने ये कहा कि बिल्कुल सही बात है ये। जब टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल होते हैं, ताप और दाब की जब सामान्य परिस्थितियाँ होती है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। और वो कितना होता है, लगभग 0.014% होता है, जिसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। लेकिन जब हम दाब को लगभग 1000 गुना बढ़ा देते हैं, जब हम दाब को लगभग 1000 गुना बढ़ा देते हैं, तो उस समय क्या होगा, उस समय गैस के कणों का आयतन कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। गुणा कर लो इसको 1000 से, कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। अब जो कुल आयतन है उसका 14% आयतन, वो मामूली बात नहीं है, तो हम उसको क्या नहीं मान सकते, नगण्य नहीं मान सकते। तो यहाँ पे आपकी केटीजी का जो दूसरा पोस्टुलेट है वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, उच्च दाब पर ये क्या हो गया, फेल हो गया। भाई नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर तो सही था, लेकिन जैसे आपने दाब को 1000 गुना बढ़ाया तो उस समय जो गैसों का जो आयतन है, गैस के कणों का जो आयतन है, उसको आप नगण्य नहीं मान सकते। ठीक है ना, उसको आप नगण्य नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि पात्र के आयतन की तुलना में उस समय गैसों का आयतन कितना हो गया, लगभग 14% हो गया। तो एक तो यहाँ पे अपने को संशोधन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने को संशोधन की दिक्कत आ गई, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि निम्न दाब पर, या फिर आप कह सकते हो उच्च दाब पर, उच्च दाब पर जो गैसें होती है वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। कह सकते हैं अपने यहाँ से कि उच्च दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार से, गैसें आदर्श व्यवहार से क्या करती है, विचलन प्रदर्शित करती है। सही है क्या? बिल्कुल सही है सर, प्रदर्शित करती है। ध्यान रखना, जब दाब कम होगा तो कोई विचलन नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम दाब को बढ़ा देंगे, उच्च दाब पर जो गैसें हैं वो अपने आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करने लग जाएगी। तो एक तो यहाँ पे अपने को संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि गैस के कणों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता है किसी भी प्रकार का। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है। जब ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियाँ होती है, जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है, उस समय आदर्श गैसों के लिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में गैस के कणों के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता है। लेकिन फिर से वही बात आ गई, जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो जो गैसें होती हैं उनका द्रवण होने लग जाता है। गैसों का क्या होने लग जाता है, द्रवण होने लग जाता है। तो अगर उनकी ये बात सही होती, किनकी, केटीजी की, उन्होंने क्या कहा था कि कणों के बीच में किसी भी प्रकार का नहीं होता, आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता। अगर ये बात सही है तो फिर गैसें, कुछ गैसें उनको द्रवित कैसे हो जाती है, मतलब कुछ गैसों को जब आप कंप्रेस करोगे तो जो गैसें वो लिक्विफाइज होती है, वो द्रवित हो जाती है, वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर अणुओं के बीच में आकर्षण ही नहीं होगा, आकर्षण होगा तो वो पास नहीं आएंगे, और पास नहीं आएंगे तो आप उनको कितना ही दबा दो, उनका द्रवण नहीं होगा। तो केटीजी का जो दूसरा पोस्टुलेट है वो फेल हो गया। केटीजी ने क्या कहा था कि अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता। अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता, तो कंप्रेस करने पे गैस लिक्विफाई क्यों हो जाती है?
अगर आकर्षण नहीं होता तो जब हम गैसों को कंप्रेस करेंगे तो उस समय जो गैसें हैं वो लिक्विफाई क्यों हो जाती है? सारी गैसें नहीं, कुछ एक गैस लिक्विफाई हो जाती है, द्रवित हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? इसका मतलब यहाँ जो दूसरा पोस्टुलेट था उसमें भी थोड़ी सी क्या है, मिस्टेक है। तो अपने को उसको भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा। इसके प्रूफ में इसके जो सबूत, दो सबूत हैं इसके दूसरे के। हमने कहा ना जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसके दो सबूत हैं। कौन से? कि जो गैसों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता, उसके दो सबूत हैं। पहला सबूत तो ये है कि गैसों का द्रवीकरण, कुछ गैसें होती है जिनका दाब बढ़ाने पर उनका द्रवीकरण किया जा सकता है। तो पहला तो गैसों का हो गया द्रवीकरण। और दूसरा जो इसका एविडेंस है, दूसरा इसका जो प्रूफ है वो है जूल थॉमसन प्रभाव। पढ़ रखा है आपने? नहीं पढ़ा तो बेसिक सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। जूल थॉमसन प्रभाव होता क्या है, फटाफट देखो, शॉर्ट में समझ लो। जो जूल थॉमसन प्रभाव था, दो वैज्ञानिक थे, एक जूल और एक था थॉमसन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा एक बर्तन लिया, ठीक है, और ये जो बर्तन था इसकी जो दीवारें थी वो एडियाबेटिक थी, रुद्धोष्म थी। इस पात्र की जो दीवारें थी वो कैसी थी? रुद्धोष्म थी। ठीक है भाई, पात्र की दीवारें कैसी थी? रुद्धोष्म। रुद्धोष्म समझते हो? रुद्धोष्म का मतलब होता है रुद्धोष्म दीवार। और ये जरा सा एक होता है छिद्र, सूक्ष्म छिद्र, इसको बोलते हैं पोरस प्लग। ठीक है, ये रुद्धोष्म दीवार होती है। रुद्धोष्म दीवार का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक वॉल। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ से ना तो ऊष्मा बाहर जा सकती और ना बाहर से ऊष्मा अंदर आ सकती। इसके अंदर जो तापमान भरा होता है वो फिक्स ही रहेगा। जैसे आपने देखा होगा मिल्टन की बोतल आती है पानी पीने की, ओरिजिनल बोतल जो होती है, अगर हम उसमें पानी डाल देते हैं, ठंडा पानी, तो 24 घंटे के लिए वो ठंडा ही रहता है। या फिर आप उसमें अगर गर्म चाय डाल देते हो तो 24 घंटे के लिए उसमें क्या रहती है? वो गर्मी होती है। उस ना तो अंदर की ऊष्मा बाहर आ सकती और ना बाहर की ऊष्मा अंदर जा पाती। तो उसकी जो दीवारें होती है वो कैसी होती है? रुद्धोष्म, एडियाबेटिक होती है। ऐसे ही जो पात्र हमने लिया है इसकी दीवारें भी कैसी है? रुद्धोष्म होती है। और इसमें अपन ने एक गैस भर दी हाई प्रेशर पे, क्या? हाई प्रेशर पे, उच्च दाब पर इसमें गैस भर दी। ठीक है, भर के दबा के गैस को भर दिया अपन ने। और पीछे एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लगाते हो जैसे धक्का मारने के लिए, अपन दबाने के लिए कुछ यूज़ करते हैं, तो एक पिस्टन लगा दिया और एक जरा सा छेद छोड़ दिया। ठीक है, अब बताओ बाहर का दाब कम है क्या? यहाँ का जो दाब है वो क्या है? कम है। और अंदर का दाब क्या है? ज़्यादा। क्योंकि अंदर बिल्कुल जो अणु होते हैं बिल्कुल पास में दबा के बैठे हैं, तो उनका दाब क्या है? ज़्यादा। और बाहर बिल्कुल खुला है तो वातावरण है, तो वहाँ पे गैस का दाब क्या है? कम। तो ये कहा जाता है रुद्धोष्म परिस्थितियों में, परिभाषा सुनना, रुद्धोष्म परिस्थितियों में जब किसी गैस को सूक्ष्म छिद्र द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है। जब हम इसको दबाएंगे तो गैस बाहर आएगी तो फैलेगी। रुद्धोष्म परिस्थितियों में जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सूक्ष्म छिद्र द्वारा प्रसारित किया जाता है तो गैसें ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है। और ये भी किसका परिणाम है? आपका जो एविडेंस था उसी का परिणाम है। आगे जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कैसे ठंडी क्यों होती है, बेसिक सेकेंड ईयर में है। तो आप फटाफट इन पॉइंट्स को नोट कर लो, मैं नोट करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपने हेडिंग डाली है क्या? गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण। लिखो, वे गैसें जो ताप दाब की प्रत्येक परिस्थिति में आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। वे गैसें जो ताप दाब की प्रत्येक परिस्थिति में आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, आदर्श गैसें कहलाती है। नेक्स्ट आंसर लिखना आप। केटीजी के अनुसार आदर्श गैसों की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है। केटीजी के अनुसार आदर्श गैसों की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है। अरे केटीजी दिए किसके लिए गया था? आदर्श गैसों के लिए दिया गया था। तो आप लिखो, केटीजी के अनुसार
आदर्श गैसों की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन वास्तविक गैसों द्वारा विचलन की व्याख्या केटीजी द्वारा नहीं की जा सकती। वास्तविक गैसों द्वारा विचलन की व्याख्या केटीजी द्वारा नहीं की जा सकती। आगे आप लिखोगे, वास्तविक गैसों की व्याख्या करने के लिए केटीजी के दो अभिग्रहितों में वास्तविक गैसों की व्याख्या करने के लिए केटीजी के दो अभिग्रहितों में, दो पोस्टुलेट्स में संशोधन किया गया। वास्तविक गैसों की व्याख्या करने के लिए केटीजी के दो अभिग्रहितों में संशोधन किया गया। डैश लगाओ, नंबर 1 लिखो आप डायरेक्ट, नंबर 1 डायरेक्ट लिख दो। गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य मानना। नंबर 1 डालो और लिख दो, गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य मानना। फिर डैश लगा के लिखना, ताप व दाब की सामान्य परिस्थितियों में तो यह बात सत्य है। जो पहला पोस्टुलेट था जिसमें अपन ने संशोधन कर रहे हैं अपन, वो लिखना क्या था, गैस के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य मानना। फिर डैश लगा के उसमें लिखना, ताप व दाब की सामान्य परिस्थितियों में तो यह बात क्या है, सत्य है। ताप व दाब की सामान्य परिस्थितियों में यह बात सत्य है। इस समय गैस के कणों का आयतन 0.014% होता है, 0.014% होता है, जो कि लगभग नगण्य ही है, जब दाब को बढ़ाकर लगभग 1000 गुना किया जाता है तो गैस के कणों का आयतन लगभग 14% हो जाता है, जिसे नगण्य नहीं मान सकते। अतः उच्च दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। नोट लगा लेना, इसको स्टार लगा लेना। अतः उच्च दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। अब वो दूसरा विग्रहित जिसमें अपन ने संशोधन करना है, तो पॉइंट नंबर 2 डाल दो और लिखो। कौन सा था बताओ? हाँ, वही, गैस के कणों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण को नगण्य मानना। तो लिखना नंबर 2 डाल के, गैस के कणों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल को नगण्य मानना। डैश लगा देना, कंटिन्यू करना। ताप व दाब की सामान्य परिस्थिति में तो ये बात सत्य है। लिख लो आप, ताप व दाब की सामान्य परिस्थिति में तो ये बात सत्य है। परंतु उच्च दाब पर गैसों के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। परंतु उच्च दाब पर गैसों के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके पक्ष में 2 प्रमाण हैं, 2 एविडेंस हैं, जिसके पक्ष में 2 प्रमाण हैं। किसके पक्ष में? कि जब ताप और दाब सामान्य होता है तो गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता, लेकिन जब आप दाब बढ़ाते हो तो गैसों के अणुओं में क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। इसके पक्ष में 2 प्रमाण हैं, ए लगा के लिखना। पहला प्रमाण कौन सा? गैसों का द्रवीकरण। लिखना प्रमाण नंबर ए, गैसों का द्रवीकरण।
इसमें लिखना यदि गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता तो गैसों का द्रवण नहीं होता, लेकिन कुछ गैसें उच्च दाब पर द्रवित हो जाती है। पहला प्रमाण नंबर 2 जूल थॉमसन प्रभाव। प्रमाण नंबर 2 जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक है, लिख लो जूल थॉमसन प्रभाव, इसमें लिख लो, इसमें लिखना जितने आप कर लो, इसका प्रमाण लिखो। रुद्धोष्म परिस्थितियों में जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सूक्ष्म छिद्र द्वारा प्रसारित किया जाता है तो गैसें ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। क्या आदर्श व्यवहार विचलन के जो कारण थे वो अपन ने अच्छे से समझ लिए, और आई होप आपको मज़ा आया होगा इनको पढ़ने के बाद में। अब इसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वान डर वाल समीकरण पढ़ने वाले हैं। और वान डर वाल समीकरण कैसे बनी, क्यों बनी, बहुत ईजी है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, सब पढ़ेंगे मज़ेदार तरीके से। तब तक के लिए आप इसको उतारो। ठीक है, उतार लो। तो देखो गैसेस स्टेट के अंदर अपना अब जो पढ़ने वाले हैं वो है अपने अगली रीडिंग है वान डर वाल्स समीकरण। ठीक है, क्या है वान डर वाल्स समीकरण, सुनना भाई। वान डर वाल्स समीकरण क्या होता है, देखो इससे पहले अपने क्या पढ़ा था, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। आदर्श गैस के लिए आप यहाँ पे I लिख सकते हो, PI = nRT। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इनटू प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। I का मतलब होता है आइडियल मतलब आदर्श। ठीक है, ये पढ़ा। अब ये किसके लिए दी गया, ये जो समीकरण है ये किसके लिए दी गई थी, ये दी गई थी आदर्श गैसों के लिए दी गई थी। ठीक है भाई, अब अपने को क्या पढ़ना है, जो वान डर वाल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने वास्तविक गैसों के लिए, वान डर वाल जो वैज्ञानिक थे इन्होंने वास्तविक गैसों के लिए एक समीकरण बनाई। ठीक है, वान डर वाल ने वास्तविक गैसों के लिए एक समीकरण बनाई, और वो कैसे बनाई, देखो अपन ने क्या लिखा था कल, अपन पढ़ रहे थे कि जो वास्तविक गैसों के लिए जो वान डर वाल है, इन्होंने क्या किया, जो KTG थी किसके लिए एप्लीकेबल थी, KTG ओनली फॉर आइडियल गैसेज। ठीक है, KTG जो आइडियल गैस के लिए ऊपर वैलिड थी, उनके दो पोस्टुलेट्स में, दो अभिग्रहितों में संशोधन किया अपन ने। कौन कौन से, एक अभिग्रहित तो यह था कि जो गैस के अणु होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है, तो ये बात गलत थी। ठीक है, तो एक दो अपने को उसमें संशोधन करना पड़ेगा। और दूसरा अपने ये माना था कि जो गैस के अणुओं का आयतन होता है वो पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। तो देखो उन्होंने क्या किया, ये जो समीकरण थी PV = nRT, इस समीकरण में उन्होंने दाब और आयतन इन दोनों पदों में क्या किया, संशोधन किया।
क्या किया, संशोधन किया और एक नई समीकरण बनाई। तो हम ये लिख सकते हैं वान डर वाल ने आदर्श गैस समीकरण, वान डर वाल ने आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT समीकरण PV इज इक्वल टू nRT के दाब व आयतन पद में संशोधन करके, ध्यान रखना जो वान डर वाल था उन्होंने जो आदर्श गैस समीकरण थी P बराबर nRT, इसके दाब और आयतन इन दोनों पदों में क्या किया, संशोधन किया। ठीक है, संशोधन करके एक नया समीकरण दिया। संशोधन करके वास्तविक गैसों के लिए एक समीकरण बनाई, जिसे क्या कहते हैं, वान डर वाल्स समीकरण कहते हैं। ठीक है भाई, समझना अपने पास। और जो समीकरण बनाई वो क्या थी, P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर V माइनस का NB इज इक्वल टू nRT। ये जो समीकरण बनी ये कहाँ से बनी, PV इज इक्वल टू nRT। कहाँ से बनी, PV इज इक्वल टू nRT। ये nRT तो nRT है। इस आदर्श गैस समीकरण के जो प्रेशर वाली टर्म है, जो दाब वाली टर्म है, उसमें संशोधन करके लिख दिया P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। और जो दूसरी टर्म है आयतन वाली, उसमें संशोधन करके क्या लिख दिया, V माइनस NB। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि ये तो क्या है आपकी वान डर वाल समीकरण, या आप कह सकते हो वास्तविक गैस समीकरण। ठीक है भाई, ये वाली जो टर्म है ये क्या है, दाब में संशोधन, और ये वाली जो टर्म है ये क्या है, आयतन में संशोधन। ठीक है, करेक्शन इन प्रेशर, करेक्शन इन वॉल्यूम। कहाँ से, PV इज इक्वल टू nRT से। क्या थी ये थी आपकी आदर्श गैस समीकरण थी। तो इस वाली प्रेशर वाली टर्म में तो अपने संशोधन करके ये बना दिया, और इस वॉल्यूम वाली टर्म में संशोधन करके अपन ने ये बना दिया। और एक समीकरण बनाई किसने, वान डर वाल ने, जिसे क्या कहा गया, वान डर वाल समीकरण कहा गया। किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, वास्तविक गैसों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। कैसे बनाई जाती है, जो आदर्श गैस समीकरण है उसके दाब और आयतन पद में संशोधन किया जाता है, और किसका निर्माण किया जाता है, इसका वास्तविक गैसों के लिए समीकरण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो A और B आ रहे हैं, यहाँ A व B क्या हैं, वान डर वाल्स स्थिरांक है भाई। ठीक है, कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। A और जो B हैं ये क्या है, वान डर वाल्स स्थिरांक है और इनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, अब ये समीकरण कैसे बनी, इसको अपन प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो मिटा रहा हूँ मैं। देखो भाई, तो आप लिखो वान डर वाल समीकरण का सत्यापन। ठीक है, वान डर वाल समीकरण का सत्यापन लिख लो। वान डर वाल समीकरण का सत्यापन लिखना, एक लाइन लिख लो। वान डर वाल ने केटीजी के दो अभिग्रहितों में संशोधन करके
एक समीकरण बनाई जिसे वास्तविक गैस समीकरण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपन पढ़ने वाले हैं आयतन में संशोधन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? आयतन में संशोधन। मैं केवल समझा रहा हूँ, इसकी थ्योरी मैं जो ओरली बोल रहा हूँ आप वहाँ से लिख सकते हो। करेक्शन इन वॉल्यूम क्या होता है आयतन में संशोधन, इसको देखो। केटीजी क्या कहती है? केटीजी ये कहती है कि जो आदर्श गैस होती है उसके कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। और बिल्कुल सही भी है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1000 गुना बढ़ा देते हैं, तो जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो नगण्य नहीं होता है। ठीक है, तो आदर्श गैसों के लिए तो बात सही थी, लेकिन जब वास्तविक गैसों की बात करते हैं तो वास्तविक गैसों में क्या होता है, जो गैसों के कण होते हैं वो बिल्कुल रिजिड होते हैं, बड़े होते हैं, गोलाकार होते हैं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जो वास्तविक गैसों के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं। लेकिन जो आदर्श गैसों के अणु हैं वो कोई जगह नहीं घेरते। लेकिन वास्तविक गैसों के जो अणु होते हैं वो कठोर दृढ़ गोले के समान होते हैं और कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं। जब जगह घेरेंगे तो ये कहा जाता है कि जो खाली जगह है, ये जो जगह है, इतनी जगह, ये रुक गई क्या? गैस के कणों को घूमने के लिए जो जगह चाहिए थी उसमें से इतनी जगह रुक गई। तो ये कहा जाता है कि वह स्थान जहाँ गैस के अणु स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते, वह स्थान जहाँ गैस के अणु स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते, उसे वर्जित आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जित आयतन। और जो वर्जित आयतन होता है, जो वर्जित आयतन होता है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किस रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम में करेक्शन आएगा वो आएगा वी आई इज इक्वल टू वी माइनस का एन बी, वी माइनस का एन बी। आदर्श गैस का जो आयतन होगा, वो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, उसमें से अगर हम वर्जित आयतन को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आदर्श गैस का आयतन मिल जाएगा। बी क्या है यहाँ पे? वर्जित आयतन है। वर्जित आयतन क्या होता है? वह आयतन या फिर वह स्थान जहाँ पे गैस के अणु स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्जित आयतन। जैसे इस वाले क्षेत्र में गैस के जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्पेस है ये ऑक्यूपाई हो गया है किसके द्वारा? वास्तविक गैस के अणु द्वारा ये स्थान भर दिया गया है। तो यहाँ पे गैस के अणु क्या नहीं कर सकते? स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो उन्होंने आयतन में संशोधन करके जो नई समीकरण बनाई, वो समीकरण क्या आएगी? वी आई इज इक्वल टू वी माइनस का एन बी। याद रखोगे आप, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं अपन ने? समीकरण 1। ये तो हो गया आपका आयतन में संशोधन। समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। वी आई इज इक्वल टू वी माइनस एन बी। बी क्या है? बी क्या है? वर्जित आयतन। एन क्या है? मोलों की संख्या। काम का नहीं है अपन को। ठीक है, रखो इसको, याद रखो। आप चाहो तो इसको वी आर कह सकते हो, रियल गैस का आयतन, वास्तविक गैस का आयतन। दूसरा जो है अपना, दूसरा है किसमें? दाब में संशोधन। क्या है? दाब में संशोधन। ठीक है भाई, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब सुनना, इसका मतलब क्या है? दाब में संशोधन का मतलब क्या है? करेक्शन इन प्रेशर। ये कहा जाता है कि आपका पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में खूब सारे गैस के अणु भरे हुए हैं। अब जो गैस का अणु, कोई भी गैस का अणु जो बीचों बीच होता है, उसके ऊपर जो दूसरे गैस के जो अणु होते हैं वो क्या लगाते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई गैस का अणु पात्र के बीचों बीच है तो उसके ऊपर जो दूसरे गैस के अणु हैं वो क्या करते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। तो कोई इसको इधर खींचेगा, कोई इसको इधर, कोई ऊपर, कोई नीचे, चारों तरफ इसको खींचेंगे, तो होगा क्या? इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, जो कुल आकर्षण बल है, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है अपनी स्वाभाविक गति से ही चलेगा। गैस का जो ये अणु है अपनी स्वाभाविक चाल से ही चलेगा। ठीक है, ना ज़्यादा धीरे चलेगा ना ज़्यादा तेज चलेगा। जिस चाल से इसको चलना चाहिए था उसी चाल से ये चलेगा। क्यों? क्योंकि जो पात्र का बीचों बीच है उसमें खूब सारे गैस के जो अणु होते हैं वो यहाँ पे संतुलित आकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? संतुलित आकर्षण बल लगाते हैं, जिससे जो कुल आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ का जो अणु है गैस का वो अपनी स्वाभाविक चाल से ही चलेगा। लेकिन अगर कोई गैस का अणु इस दीवार के पास में होता है, मतलब दीवार को जाके टकराएगा, क्या अपन क्या कहा था? पोस्टुलेट में लिखा था ना कि गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं तो पात्र की दीवार पे क्या आरोपित करते हैं? एक दाब आरोपित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गैस का दाब कहते हैं। तो जो गैस का अणु है अगर वो पात्र की दीवार के पास में होता है, मतलब उसको हिट करेगा, तो इस वाला, ये वाला जो गैस का अणु है, क्या इसको भी दूसरे गैस के अणु
क्या इसको भी दूसरे गैस के अणु आकर्षित करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो अब मुझे बताओ कि ये जो गैस का अणु है इसके ऊपर जो आकर्षण बल लग रहा है ये संतुलित है या असंतुलित है? बताओ कैसा है, संतुलित है या असंतुलित है? वेरी गुड, कैसा है? असंतुलित। कैसा है? असंतुलित आकर्षण बल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इधर तो दीवार आ गई और इसको जो केवल पीछे की तरफ ही खींच रहे हैं गैस के अणु, आगे तो कोई है नहीं खींचने के लिए। ठीक है, तो देखो अगर गैस के अणु यहाँ बीच में है तो चारों तरफ से इसको दूसरे गैस के अणु आकर्षित कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो नेट फोर्स है, नेट अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जैसे ही ये गैस का अणु दीवार की तरफ आ रहा है, बोर्ड की तरफ आ रहा है, यहाँ पे इसको मारेगा तो इसके केवल पीछे की तरफ जो दूसरे गैस के अणु हैं वो इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। तो असंतुलित आकर्षण बल के कारण ये जो गैस का अणु है अपनी जिस रफ्तार से इसको दीवार को हिट करना चाहिए था, जिस रफ्तार से आ रहा था उस रफ्तार से अगर ये दीवार को मारता तो क्या उसी रफ्तार से मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। इस असंतुलित आकर्षण बल के कारण ये जो हिट करता है दीवार को उसकी रफ्तार में कमी आ जाती है। देखो पीछे खींचने वाले लग रहे हैं, इसको जो दीवार की तरफ मारा उसको पीछे खींचने वाले लग रहे हैं, तो ये उस गति से नहीं मार पाता जिस गति से इसको मारना चाहिए था। ठीक है, मतलब पात्र की दीवार के ऊपर हिट करना चाहिए था। तो यहाँ पे जो दाब होगा गैस का, जो आंतरिक अणुओं का जो आंतरिक दाब होगा उसमें कमी आएगी। अरे दाब क्या होता है? गैस के अणु अगर पात्र की दीवार पर मारते हैं, टकराते हैं, तो दीवार के ऊपर एक क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। आपने पढ़ा था ना, P = F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? दाब। तो गैस के अणु आके यहाँ पे हिट करेंगे तो क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। तो वो जितनी ज़्यादा तेज़ी से आके हिट करेंगे उतना ज़्यादा क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो अगर पात्र का बीचों बीच जो गैस का अणु है उसके ऊपर तो संतुलित आकर्षण बल लगता है, तो वो तो अपने नॉर्मल चाल से ही चलता है। लेकिन दीवार के पास में जो गैस का अणु होगा वो क्या होता है? वो दीवार के पास में होता है और उसके ऊपर असंतुलित आकर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से ये उस रफ्तार से हिट नहीं कर पाता जिस रफ्तार से इसको हिट करना चाहिए था। मतलब ये थोड़ा उसकी रफ्तार क्या हो जाती है? थोड़ी धीरे हो जाती है, जिसकी वजह से आंतरिक गैस का जो आंतरिक दाब है उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। आंतरिक दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, तो उस आंतरिक दाब में जो कमी होती है उसको कैसे पढ़ते हैं? उसको पढ़ा जाता है P = PI माइनस का P डैश। क्या पढ़ा जाता है? P = PI माइनस का P डैश। P = PI माइनस का P डैश। अब ये तो समझ गए, ये तो PR है आपका वास्तविक गैस का आयतन है। PI क्या है? आदर्श गैस का, सॉरी वास्तविक गैस का दाब, आदर्श गैस का दाब। और जो P डैश है यह है कि ये क्या है? आंतरिक दाब में कमी। क्या है? आंतरिक दाब में कमी है ये। ठीक है भाई, मैं लिख दूंगा यहाँ पे कौन क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, जो VI है यह है आदर्श गैस का आयतन, आदर्श गैस का आयतन। ठीक है, ओके। और ये क्या? P डैश क्या है? आंतरिक दाब में कमी, कि कितनी कमी हो रही है। तो मुझे यहाँ से अगर PI की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या आएगा? PR प्लस का P डैश, यही आएगा। वेरी गुड। अब ये जो आंतरिक दाब में कमी होती है, ये जो आंतरिक दाब में कमी होती है, देखो इसको समझना। ये कहते हैं कि मान लो ये कणु, कोई गैस का अणु A है और ये अणु क्या है? B है। गैस का अणु A है और दूसरा अणु क्या है? गैस का अणु B है। आपने मान लिया, हमने चलो मानो कि एक ही प्रकार की गैस भरी है, गैस एक ही प्रकार की भरी है, लेकिन एक अणु तो दीवार के पास में होगा और दूसरे अणु उसको पीछे खींचेंगे। तो हमने ऐसे ही मान लिया कि ये अणु B है और ये अणु क्या है? A है। तो जो आंतरिक दाब में कमी होती है, जो आंतरिक दाब में कमी होती है, वो जो ये जो गैस के अणु होते हैं ना, इनकी सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इधर इसके डेरिवेशन बना रहे हैं। जो आंतरिक दाब में कमी होती है, जिसको आप क्या कह रहे हो? P डैश, वो समानुपाती है किसके? सांद्रता के। कौन से? किसकी सांद्रता के? अणुओं की सांद्रता के, गैस के अणुओं की सांद्रता के। अब गैस का अणु A है और B है, अपन ऐसा मान रहे हैं, तो अपन ने कहा क्या? P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखो सांद्रता क्या होती है? सांद्रता क्या होती है? सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर।
आपको किसी की भी अगर सांद्रता निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में उसके कितने मोल उपस्थित हैं। 1 लीटर में उसके कितने मोल उपस्थित हैं, तो वहाँ से उसकी क्या आ जाएगी, सांद्रता आ जाएगी। जैसे मान लो आपको NaCl की सांद्रता ज्ञात करनी है या फिर NaOH की, HCl का विलयन बनाते हो ना आप 1m का 2m का, ऐसे आपको मान लो NaOH या HCl की सांद्रता ज्ञात करनी है, तो आपको ये कहा जाएगा कि 1 लीटर पानी में आपके पास इतना ग्राम HCl, 1 लीटर पानी में 37 ग्राम HCl घुला हुआ है, तो बताओ उसकी सांद्रता क्या होगी। तो 37 ग्राम HCl का है, हमें क्या चाहिए, मोल क्या होता है, दिया गया भार बटे अणुभार। दिया गया भार कितना है, 37.5, अणुभार कितना होता है 37.5 भाई 37.5, ठीक है, कितना होता है 37.5 भाई। क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना हो गया 36.5। वहाँ से अपन क्या निकलेंगे, मोल आ गए, 1 लीटर आयतन आ गया, क्या निकल जाएगी, सांद्रता निकल जाएगी। तो मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, स्मॉल n से, सांद्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो P डैश है वो समानुपाती होगा किसके, n/v के। ये n/v क्या है, सांद्रता, मोल प्रति लीटर, क्या है, मोल प्रति लीटर। ऐसे ही दूसरे के लिए आएगा n/v, ठीक है भाई। होगा क्या, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, क्या लिखोगे, P डैश समानुपाती n/v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब समानुपाती को उठाओगे तो P डैश इज इक्वल टू a किस तरह लगा दोगे, कोई भी a, हमने इस तरह लगा दिया a, आगे क्या बचेगा आपके पास n/v का स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया, वेरी गुड। इसको समीकरण आपने कह दिया, यह आ गया आपके पास समीकरण 2 और यह आ गया समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मतलब क्या करोगे, Pi इज इक्वल टू PR प्लस P डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, a n स्क्वायर और v स्क्वायर लिख दूँ, या फिर n/v का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह समीकरण आ गई आपकी 4। अब देखो मैं इधर वाले को रफ कर रहा हूँ, जो इधर अपने जो भी लिखा था उसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि आगे लिखोगे आप, हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण से, हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ समझ जाना। हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, Pi Vi इज इक्वल टू nRT, यही होती है क्या होती है, Pi Vi इज इक्वल टू nRT। इसको आप कहते हो समीकरण 5। समीकरण देखो भाई, समीकरण 1 से तो किसका मान निकलेगा, Vi का। समीकरण 4 से किसका मान निकलेगा, Pi का। तो समीकरण 1, 4 व 5 से सबको मिला दिया, तो Pi की जगह क्या लिखोगे आप, P प्लस a n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। R को आप लिखो चाहे मत लिखो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, P प्लस a n/v का होल स्क्वायर। ये लो P का मान अपने रख दिया इसमें। अब Vi का मान क्या होगा, v माइनस का nv, तो ये हो गया आपका v माइनस का nv। यहाँ पे a क्या है लिख लेना, a बराबर क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, कुछ नहीं है, और क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। v माइनस का n बराबर क्या बच रहा है, क्या बच रहा है बोलो, nRT। आ गई क्या अपनी समीकरण, यही लिखा था अपन ने। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, P प्लस a n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, v माइनस का nv इज इक्वल टू nRT। आ गई समीकरण अपनी, वेरी गुड। ये अपनी आ गई वंडरवाल
समीकरण आ गई है। ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? वैन डर वाल स्थिरांक। यहाँ से लिखोगे इस समीकरण में ए और बी क्या है? वैन डर वाल स्थिरांक है और इनकी वैल्यू बहुत ही क्या होती है? कम होती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वैन डर वाल्स स्थिरांक ए व बी के मात्रक, इनकी जो यूनिट है वो पूछी जाती है। ठीक है, वैन डर वाल्स स्थिरांक ए व बी के मात्रक भाई पता होना चाहिए। अब मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा, आपको केवल डायरेक्ट समझा रहा हूँ। थ्योरी आप बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। याद रखना आप किसमें, दाब में संशोधन क्या होता है और आयतन में संशोधन क्या होता है। ठीक है भाई, वैन डर वाल्स स्थिरांक ए व बी के मात्रक। सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं, ए के मात्रक। तो ए कौन सी टर्म में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो लिखो p प्लस, चूँकि p प्लस ए एन स्क्वायर और वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या कि ए एन स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, माइनस पी लिख दो। अरे माइनस का यूनिट के ऊपर थोड़ी प्रभाव पड़ेगा, माइनस का एटीएम थोड़ी लिखोगे। माइनस किसका चाहिए? ए का चाहिए। क्या लिखोगे? माइनस का p इंटू वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा? एन स्क्वायर। आओ ए, p क्या है? दाब, और दाब की इकाई क्या होती है? एटीएम। तो क्या लिखोगे? एटीएम। दाब की क्या हो गई? एटीएम। वी आयतन, आयतन किस में नापते हो? लीटर में। तो ये हो गया लीटर का स्क्वायर बटे नीचे क्या है? एन, एन क्या है? मोल। तो ये हो गया मोल का भी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो क्या इसको कि A बराबर एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। पता होना चाहिए आपको, पूछ लेता है ए और बी की यूनिट बताओ, कर लोगे? वेरी गुड। बी की निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है v माइनस का एन बी होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? v बराबर एन बी लिख सकते हैं। b बराबर निकालो तो क्या आएगा? v बाई एन। b बराबर निकालोगे तो v क्या है? v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में नापते हो? लीटर में। n क्या है? मोल। तो क्या लिख दोगे? v बराबर लीटर पर मोल। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। अगर समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया। वैन डर वाल्स समीकरण आपकी ख़त्म होती है। ए और बी क्या है? वैन डर वाल्स स्थिरांक हैं, जिनके मात्रक जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। मैंने आपको निकालना सिखा दिए हैं। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर ये माइनस कहाँ गया। अरे माइनस को लिमिट में यूनिट में थोड़ी लिखोगे, माइनस का एटीएम थोड़ी होता है। ठीक है, तो इसलिए माइनस का यूज उसमें यूनिट में नहीं होता है। ठीक है, हेडिंग डालो आप, वैन डर वाल्स समीकरण के अनुप्रयोग। क्या लिखोगे? वैन डर वाल्स समीकरण के अनुप्रयोग। कहाँ कहाँ इसका हम अनुप्रयोग उपयोग करते हैं? तो आप हेडिंग डालोगे वैन डर वाल्स समीकरण के, वैन डर वाल्स समीकरण के अनुप्रयोग।